जाती है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। अब हम मोशन की नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए मोशन, हमने मोशन पढ़ लिया था कि गति क्या होती है, उसके बाद हमने गति के नियम पढ़ने से पहले क्या पढ़ रहे थे, कुछ डेफिनेशंस पढ़ रही थी, कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी, क्योंकि ये जो नियम है ये पढ़ने से पहले हमें क्या आने चाहिए, उन परिभाषाओं के बारे में हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो अब आज हम पढ़ेंगे गति के नियमों के बारे में कि गति के नियम होते क्या हैं। तो अगर मैं बात करूं आपके गति के नियम, तो न्यूटन ने जो है गति के कितने लॉ दिए हैं, 3 लॉ दिए हैं, यानी न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। उन तीनों नियमों को हम अच्छे से पढ़ेंगे, यानी वो तीनों नियम क्या है, और हम एग्जाम्पल से इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट लॉ की कि पहला लॉ क्या है या गति का पहला नियम क्या है, तो गति के पहले नियम को ही हम क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। जड़त्व का नियम। अब देखिए कि ये जो जड़त्व है ये क्या होता है, जड़त्व क्या हो जाएगा, यानी कोई भी वस्तु है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था का क्या करती है, विरोध करती है, वही आपका क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। तो अगर हम पहले लॉ की बात करें या पहले नियम की बात करें, तो आपका पहला नियम क्या हो जाएगा, यानी यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर क्या ना किया जाए, कोई भी बाह्य बल ना लगाया जाए। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह तब तक स्थिर अवस्था में बनी रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई भी बाह्य बल पुटअप नहीं करेंगे या उसके ऊपर कोई भी बाह्य बल नहीं लगाएंगे। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं कि जो पहला नियम है उसका एग्जांपल, तो देखिए पेड़ की शाखा हिलाने पर स्वयं ही फल का नीचे गिरना, यानी जैसे ही क्या करते हैं, पेड़ की शाखा क्या है, मान लीजिए विराम अवस्था या स्थिर अवस्था में है, तो जैसे आप समझने की कोशिश कीजिए, ये आपका पेड़ है, इसमें ये अलग अलग क्या है, ब्रांचेस हैं, यानी शाखाएं हैं, तो इसमें फल लगे हैं मान लीजिए, तो आप सोचेंगे ये क्या है, अभी स्थिर अवस्था में, यानी इसको अभी कोई कुछ भी नहीं कर रहा। तो जैसे ही हम इसकी एक शाखा को पकड़कर हिलाएंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, यानी बल, यानी कोई भी बाह्य बल इसके ऊपर कार्य करेगा, और जैसे ही इस शाखा के ऊपर कोई बाह्य बल कार्य करेगा तो ये जो फल है ये टूटकर कहाँ गिर जाएगा, नीचे धरातल पर। यानी हमने जो परिभाषा पढ़ी थी उसी से एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, समझ आ गया। अब दूसरा बात करें, कंबल को डंडे से पीटने पर धूल कणों का नीचे गिरना। अब देखिए घरों में मोस्टली हम 1 या 2 दिन से देखते हैं कि हम जो भी कंबल वगैरह होती है, चादरें वगैरह होती है अपनी, हम क्या करते हैं उनको, गाँव में आंधियां वगैरह राजस्थान में ज्यादा ही आती है तो देखने को मिलते हैं ऐसे एग्जाम्पल आपको बहुत सारे, हम उस चीज को क्या करते हैं, डंडे से पीटते हैं। तो जैसे ही उस चीज को हम डंडे से पिटाई करते हैं तो उसके छोटे छोटे जो धूल के कण है वो क्या करते हैं, आपके नीचे सतह यानी जमीन के ऊपर गिर जाते हैं। वो क्यों गिरते हैं, कंबल क्या थी, स्थिर अवस्था में थी, हमने उसको लेकर क्या किया, डंडे से उसके ऊपर प्रहार किया। तो जैसे ही हम उसके ऊपर डंडे से प्रहार करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर बाह्य बल को अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि कोई बल उसके ऊपर लगा रहे हैं, और जैसे ही हम उसके ऊपर बल लगाएंगे तो वो क्या करेगा, अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करेगा, और विरोध करके क्या करेगा, जो उसके अंदर कण होंगे छोटे छोटे वो जमीन के ऊपर नीचे गिर जाएंगे। अब अगले एग्जाम्पल की बात करें तो चलती गाड़ी में ब्रेक लगाने से व्यक्ति का आगे गिरना। अब मान लीजिए आप कोई बस के अंदर बैठे हो, उस बस में एकदम से मान लीजिए कोई भी ब्रेकर वगैरह आ गया तो ड्राइवर क्या करता है, अचानक से ब्रेक लगाता है बस के, तो ब्रेक लगाने से क्या होता है, हम आगे की साइड गिर जाते हैं। इसी का उल्टा है एक और एग्जाम्पल की, मान लीजिए आप उसी बस में हो और वो बस अचानक चलने लगे, यानी एकदम रुकी है और अचानक से चलने लगे, तो आप क्या होंगे, पीछे की ओर गिरोगे। ये दोनों एग्जाम्पल जो है काफी अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा इसको। तो एक बार वापस देख लीजिए कि न्यूटन का पहला नियम क्या है। तो न्यूटन का पहला नियम क्या है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई भी बाह्य बल अप्लाई ना किया जाए। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और इस नियम से हमें क्या मिलती है, बल की परिभाषा भी मिलती है। और बल की परिभाषा क्या होती है, आप सबको पता है, धक्का देना या खींचना, यानी किसी भी वस्तु के ऊपर कोई भी बाह्य बल लगाना ही क्या है, बल है। अब हम बात करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ यानी न्यूटन के द्वितीय नियम को। तो न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो किसकी परिभाषा से अवगत करवाता है, हमें संवेग की परिभाषा, यानी है ये हमें संवेग की परिभाषा
से अवगत करवाता है। तो दूसरा नियम है क्या वो देखते हैं। किसी वस्तु पर कार्यरत बल वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है तथा संवेग में परिवर्तन लगाए गए बल की दिशा में होता है। यानी कि क्या मतलब हो गया, यानी कोई भी वस्तु होगी उसके ऊपर जो कार्यरत बल होगा वो वस्तु के संवेग के जो परिवर्तन की दर है उसके अनुक्रमानुपाती होगा और जो संवेग में परिवर्तन है वो लगाए गए बल की दिशा में होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, F बराबर m में F यहाँ बल है आपका, m मास है और a आपका त्वरण है। अब अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल की, तो आप कई बार देखते हो कि जब क्रिकेट खेलते हो तो जो खिलाड़ी होता है ग्राउंड में वो क्या करता है, गेंद को कैच करने के लिए पीछे की साइड हाथों को करता है। तो जैसे ही वो पीछे की साइड हाथों को करता है तो वो क्या करेगा, पीछे की साइड हाथों को करता है, यानी कि उसको गेंद को कैच करने के लिए पीछे की साइड हाथों को लेगा ताकि उसको चोट वगैरह ना लगे। अब हम बात करते हैं न्यूटन की थर्ड लॉ की, कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ आपका किसके बारे में बताएगा, आपको क्रिया और प्रतिक्रिया के बारे में। क्रिया प्रतिक्रिया यानी एक्शन और रिएक्शन के बारे में आपको न्यूटन का थर्ड लॉ बताएगा। अब हम बात करें कि गति का तीसरा नियम या न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, तो क्या हो जाएगा, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में क्या करती है, बल लगाती है। एक वस्तु द्वारा लगाए गए बल को क्या बोलते हैं, क्रिया बल यानी एक्शन बल, तथा दूसरी वस्तु द्वारा लगाए गए बल को प्रतिक्रिया बल यानी रिएक्शन बल बोलते हैं। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, यानी जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर क्या करेगी, बल अप्लाई करेगी यानी फोर्स लगाएगी, तो दूसरी वस्तु क्या करेगी, पहली वस्तु के ऊपर विपरीत दिशा में बल लगाएगी। यानी इसको ऐसे बोल सकते हैं हम कि F2 इक्वल माइनस F1 विपरीत दिशा में बल लगाती है। एक वस्तु द्वारा लगाए गए बल को क्या बोलेंगे, एक्शन बल यानी क्रिया बल, और दूसरी वस्तु के द्वारा जो बल लगाया जाता है उसको प्रतिक्रिया या रिएक्शन बल बोलते हैं। अब अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो देखिए, नाव में कूदने पर व्यक्ति आगे व नाव का पीछे की ओर जाना, यानी मान लीजिए जब आप नाव के अंदर बैठते हैं तो नाव के अंदर बैठते ही आप क्या करोगे, नाव आगे की तरफ झुकेगी, यानी आदमी आगे की तरफ झुकेगा और नाव पीछे की तरफ। इसी प्रकार बंदूक की गोली आगे व धक्का पीछे, यानी जब बंदूक को चलाया जाता है तो गोली तो क्या करती है, आगे की साइड जाती है, बट जो गोली चलाने वाला होता है उसको धक्का कहाँ लगता है, पीछे की साइड यानी बैक साइड। एक और एग्जांपल की बात करें तो एक और एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, यानी मान लीजिए आप कुएं से रस्सी के द्वारा पानी को निकाल रहे हैं, तो आपने ये एग्जांपल ज्यादातर अपने दैनिक जीवन में भी देखा होगा। कुएं से या कुंड से जब हम पानी निकालते हैं तो क्या होता है, उसमें पानी निकालते टाइम अगर मान लीजिए आपकी रस्सी टूट गई है तो क्या होगा, आप पीछे की तरफ गिरोगे और रस्सी कुएं के अंदर आगे की तरफ, यानी क्रिया प्रतिक्रिया लागू हो रही है। उसके बाद आपका एक छोटा सा टॉपिक बचता है अभिकेंद्रीय बल, यानी अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। तो अगर हम अभिकेंद्रीय बल की फॉर्मूले की बात करें तो F बराबर mv² बाई r, m आपका हो जाएगा यहाँ मास, v आपका हो जाएगा वेग, r हो जाएगी आपकी यहाँ त्रिज्या। अब देखिए कि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। अभिकेंद्रीय बल हम किसको बोलेंगे, यानी कोई भी वस्तु है, गतिशील वस्तु, वो क्या करती है, वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, तो वो जो उसकी दिशा होती है वो कहाँ होती है, केंद्र की तरफ होती है। मान लीजिए ये क्या है आपका केंद्र, यानी कि अभिकेंद्रीय बल में हमेशा बल कहाँ लगेगा, केंद्र की ओर। और इसी प्रकार अगर मैं अपकेंद्र की बात करूं तो अपकेंद्रीय बल, तो अपकेंद्रीय बल में क्या हो जाएगा, बल कहाँ लगेगा, हमेशा ऊपर की साइड यानी केंद्र से ऊपर की ओर। अभिकेंद्रीय में तो नीचे की ओर, केंद्र की ओर बोल सकते हैं, और इसमें बोल सकते हैं केंद्र से ऊपर की ओर, यानी ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत बल लगाकर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं। अब अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो अभिकेंद्रीय बल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना, चारों ओर चक्कर लगाना। इसी प्रकार अगर मैं अपकेंद्रीय बल की बात करूं तो अपकेंद्रीय का एग्जांपल क्या हो जाएगा, मशीन, कपड़े धोने की मशीन, कपड़े
धोने की मशीन। और दूसरा एग्जाम्पल इसका एक और क्या हो जाएगा, घी निकालने की मशीन, घी निकालने की मशीन। तो एक बात इतना याद रखना कि जो अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को संतुलित बनाए रखने के लिए विपरीत दिशा में होते हैं, यानी विपरीत कार्यरत होते हैं। यानी किसी भी गतिशील वस्तु द्वारा वर्ताकार पथ पर जो गति की जाती है वो किसकी तरफ की जाती है, केंद्र की ओर की जाती है, वो तो क्या कहलाएगा, अभिकेंद्रीय। और जो विपरीत दिशा में यानी जो अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में की जाती है, या ऐसे बोल सकते हैं केंद्र से ऊपर की ओर जो गति की जाती है वो क्या कहलाएगी, आपकी अपकेंद्रीय बल। इस प्रकार से आपका एक क्लास और बची है थ्योरी की, उसके बाद आपके जो है मोशन जो हमने अब तक पढ़ा उसके क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो जितना हो सके उतना क्लास को आगे से आगे शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी सजेशन है क्लास से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा, ताकि हमें भी क्या चले, पता चले कि हम कहाँ पर गलतियां कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत।